हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज की हमारी जो वीडियो है वो ही हमारी PYQ CAPF के लास्ट के 10-15 साल की PYQs के बेस पर हमने जो टॉपिक पिक किया है, उनमें एक आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और GI जो टैग्स है, उन जो 2025-26 में जो इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स और यूनेस्को की जो भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो न्यूज़ में रही हैं, उनको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जिनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट हम यूनेस्को से करते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन, पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि यूनेस्को है क्या, किस प्रकार से अवार्ड दिया जाता है, क्या पूरी प्रोसेस होती है, क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ भी पहुंच सकता है। उसका नाम यूपीएससी है। अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि यही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिस्र के अबू सिम्बल मंदिरों को बाढ़ से बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया था। अबू सिम्बल जो मंदिर है कहाँ पे, मिस्र में है, उनको बाढ़ से बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया था। इसी की प्रेरणा से 1772 में पेरिस में विश्व धरोहर सम्मेलन वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन सबसे पहली बार कब हुआ, 1972 में हुआ। कहाँ, पेरिस में हुआ, फ्रांस में। और जो कि 1975 से लागू हुआ। और यहीं से स्टार्ट होता है किसकी, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के। भारत की भागीदारी की बात करें तो भारत कैसे जुड़ा इससे, तो भारत ने इस कन्वेंशन को 1977 में हस्ताक्षर किए थे, यानी कि 1975 में ये अपनाया गया था और 2 साल बाद भारत ने हस्ताक्षर कर दिए थे। कैसे, तो उस सम्मेलन का स्थापना 1972 में हमने देखा, 75 में लागू हुआ, 77 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तब से लगातार अपने धरोहरों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में भारत सक्रिय रहा है। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक एवं विरासत स्थलों को संरक्षित करना है। तो भारत का भी 2 साल बाद में इसका हस्ताक्षरकर्ता बन गया। अभी तक लेटेस्ट अपडेट जब तक हमारा पेपर होगा तब तक तो ये रहने वाला है। भारत के धरोहरों का इसमें से 36 क्या है, सांस्कृतिक क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के हैं। और जो 7 हैं वो सुंदरता एवं जैव विविधता वाले स्थल हो गए। प्राकृतिक मतलब सांस्कृतिक में 36, प्राकृतिक 7, और एक जो है एकमात्र जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो 2016 में शामिल हुआ था। इस साल 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, इसको वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों का मिक्सर है, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों का। भारत का एकमात्र ऐसा है जो दोनों का है ये। तो ओवरऑल देखे तो अभी प्रक्रिया क्या होती है, तो नोडल एजेंसी कौन होते हैं, कौन देता है, चयन कैसे होता है। तो विश्व धरोहर जो सूची है ना यूनेस्को की, उसमें शामिल कराने की प्रक्रिया अत्यंत कठोर एवं बहुस्तरीय होती है। भारत में इस पूरी प्रक्रिया का संचालन विशेष प्रक्रिया या विशेष एजेंसी होती है ना, एक ASI, उसके द्वारा किया जाता है। प्रक्रिया क्या होती है, अब देखो ASI जो है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, वो भारत की ओर से नामांकन नॉमिनेशंस भेजती है किसको, यूनेस्को को। सभी तकनीकी दस्तावेज तैयार करती है कौन, ASI। इसके बाद में क्या होता है, जो ICOMOS सांस्कृतिक मूल्यांकन करता है। यूनेस्को का एक संस्था है जो इसका मूल्यांकन करती है सांस्कृतिक मूल्यों के। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार संस्था है और तकनीकी रिपोर्ट ये तैयार करती है। जो इन्होंने नॉमिनेशन भेजा है ना जिन चीजों का, उनके लिए सांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी रिपोर्ट तैयार करेगी। देन इसके बाद होता है IUCN, प्राकृतिक स्थलों के मूल्यांकन के लिए IUCN भी जांच करती है। अगर कोई प्राकृतिक संस्थान के लिए नॉमिनेशन आया है तो उसकी जांच करेगी IUCN। सांस्कृतिक के लिए आया है तो ICOMOS जो सांस्कृतिक मूल्यांकन करेगी। तो समझ आया होगा, ये 2 संस्थान अलग अलग हो गई, प्राकृतिक के लिए IUCN और ICOMOS के लिए सांस्कृतिक मूल्यांकन के लिए। देन अंतिम निर्णय कौन लेता है, इनके मूल्यांकन के बाद, इनके रिपोर्ट के बाद में यूनेस्को इस पर अंतिम निर्णय लेता है। और विश्व धरोहर समिति के दोनों रिपोर्टों के आधार पर अंतिम निर्णय लेता है और इस स्थल को क्या करता है, सूचीबद्ध करता है। अब हम कुछ भारत की हालिया कुछ सालों में जो इम्पोर्टेंट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो शामिल हुई है ना, जो सबसे लेटेस्ट तो है 2025 का मराठा का जो मिलिट्री लैंडस्केप है ना, ये सबसे लेटेस्ट है। इसमें है ना टोटल 14 किले हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ना उनके द्वारा बनाए गए, उनकी सैन्य विरासत के प्रतीक हैं 14 किले। तो ये सॉरी, इसमें 12 किले हैं। और इन 12 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, 12 में से 11 तो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। लेकिन एक है जो कहाँ पे है, वो तमिलनाडु में, जिसको इसका नाम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक जो है मेरे पता है लेकिन मैं बता नहीं रहा। तो इस किले का क्या नाम है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। स्टेटमेंट ऐसे ही देगा तो कि जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है ना, इसके सभी किले महाराष्ट्र में स्थापित है। तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि एक जो है ना वो कहाँ पे है, चलो मैं बता देता हूँ। जो श्रृंगेरी का है ना, श्रृंगेरी का जो किला है ना वो तमिलनाडु में है स्थित। तो 12 में से 11 महाराष्ट्र में और एक कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो इसको अच्छे से याद कर देना। इसके अलावा जो 43वां था वो था मोहितम ऑफ चेराय दियो असम, मतलब ये एक
जिसको वो बोलते हैं ना दफन परंपराओं से संबंधित। राजस्थान के समान ढलान वाले टीलों के लिए प्रसिद्ध है। असम का है ये। अहोम वंश के जो राजवंश के जो भी शासक वगैरह होते थे उनको दफनाने के लिए इन टीलों को बनाया जाता है। इनको मोइदम बोलते थे, मोइदम ऑफ चेराय दियो। कहाँ पे? असम। तो ये कौन सा 43वां यूनेस्को का विरासत स्थल तब बना था 2024 में। इसके अलावा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जो रामप्पा मंदिर अपनी अनोखी ब्रिक्स तकनीकी, ईंटों की और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। धोलावीरा हो गया, कहाँ पे? गुजरात में, जो आईवीसी सभ्यता के प्राचीन नगर जल प्रबंधन के लिए विश्वविख्यात है, इसमें शामिल है। इसके अलावा कुछ और भी हैं इम्पोर्टेंट, जैसे शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, ये 2023 के है। होयसल और शांति निकेतन। होयसल मंदिर कहाँ का है? कर्नाटक का है। तो होयसल मंदिर और शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ के द्वारा स्थापित की गई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय थी। किसके लिए? कला, संगीत एवं शिक्षा के लिए। और होयसल क्या थे? बेल्लूर, हलेबीडू और सोमनाथपुरम के मंदिर पत्थर की नक्काशी के उत्कृष्ट उदाहरण थे। इसके अलावा कुछ अन्य भी हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, जैसे ताजमहल हो गया आगरा का, अजंता एलोरा की गुफाएं हो गई, खजुराहो का मंदिर हो गया मध्य प्रदेश, हम्पी के स्मारक हो गई कर्नाटक, कोणार्क का मंदिर हो गया ओडिशा, एलिफेंटा की गुफाएं हो गई महाराष्ट्र मुंबई, पश्चिम घाट प्राकृतिक स्थलों में हो गए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल हो गया। और मैंने बताया था काजीरंगा एकमात्र क्या था? मिक्सर था दोनों का, सांस्कृतिक प्राकृतिक। तो ये हमारा पहला पोर्शन था। दूसरा है जीआई टैग 2025-26 में जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग हैं वो तो पढ़ने वाले ही हैं। पहले कुछ पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यानी जीआई टैग किसी उत्पाद को उसकी भौगोलिक उत्पत्ति के लिए, मतलब किसी क्षेत्र विशेष में उसकी उत्पत्ति एवं उसमें उसकी विशेष गुणवत्ता एवं प्रतिष्ठा के आधार पर मिलता है। और देता कौन है? ट्रिप्स देता है। ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत आर्टिकल 22 के तहत जीआई टैग दिया जाता है। पीडीओ, प्रोटेक्टेड डिजाइनेशन ऑफ ओरिजिन, जिसको बोलते हैं यूरोप में प्रचलित उत्पाद का हर चरण, जिसको बोलते हैं उत्पादन से मार्केटिंग, उसी विशेष क्षेत्र में होना चाहिए। पीडीओ क्या कहता है कि जिस मतलब जीआई टैग जिस क्षेत्र को दिया, जिस चीज को दिया जा रहा है उसी क्षेत्र में उत्पादित होना चाहिए। हर क्षेत्र मतलब उसका हर एक चरण, हर एक स्थिति उसी क्षेत्र में वो क्या होनी चाहिए? उत्पादित होनी चाहिए। पीजीआई जो है प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, दो प्रकार के हो गए नहीं, एक पीडीओ हो गया, एक पीजीआई। भारत इसे अपनाता है। भारत किसको अपनाता है? पीजीआई को अपनाता है। और यूरोप में पीडीओ को अपनाया जाता है, प्रोटेक्टेड डिजाइनेशन। पीजीआई क्या कहता है? इसमें उत्पाद का कोई एक प्रमुख चरण उस भौगोलिक क्षेत्र के से जुड़ा हुआ अनिवार्य है। मतलब पीडीओ कहता है कि जो अगर कोई चीज है जिसको जीआई टैग मिला है, उसकी चाहे वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हर एक चरण उसी क्षेत्र में होना चाहिए, तब उसको जीआई इंडिकेशन मिलेगा। इस तरीके की पीडीओ सिस्टम अपनाया कहा जाता है यूरोप में, जबकि भारत में अपनाया जाता है पीजीआई, प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब कोई भी उत्पाद है उसका चाहे एक ही निश्चित हिस्सा या कोई एक हिस्सा भी, कोई एक पार्ट भी, एक चरण भी संबंधित क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो उसको जीआई टैग दिया जा सकता है। जीआई टैग एक्ट है 1999। भारत में जीआई टैग को डिपीट जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत जो डीपीआईआईटी है ना, उसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है। और इसकी वैधता 10 वर्ष के लिए होती है। एक बार जीआई टैग मिल गया किसी चीज को तो उसको 10 साल तक वैध होता है। बाद में 10 साल बाद इसको रिन्यू कराया जा सकता है, इसको दोबारा से दिया जा सकता है, दोबारा से इसको रिन्यू कराया जा सकता है। अब कुछ इंपोर्टेंट जीआई टैग्स की बात करें तो राजस्थान के सांगरी, राज्यवार देखें तो राजस्थान से सांगरी बीन्स से बना होता है। बीन्स जो बीज मतलब सांगरी। देखो इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर आप राजस्थान से हो तो आप अच्छे से जानते होंगे इनको। बीन्स से बना होता है। ये पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है। सूखा प्रतिरोधी होता है। जो जाट का पेड़ होता है, खीजड़ी के पेड़ भी आते हैं, और कम पानी में उगता है। रेगिस्तानी परिस्थितियों में इसकी खेती भी संभव है। एक मीठा सा फल सा होता है, सूखा सूखा सा, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना उस तरीके से होता है ये सांगरी। क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है, मैंने खूब खाए हुए हैं ये। उत्तर भारत की बात करें तो बनारस की शहनाई जो है, आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आपके क्षेत्र के में या अगर आपके राज्य, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो उसका जो सबसे फेमस है ना जीआई टैग, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आपके क्षेत्र में कोई यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, वो भी बतानी है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपके राज्य में, आपके जिले में, आपके क्षेत्र में जो भी है वो आपको लिखनी है। तो उत्तर प्रदेश में बनारसी जो शहनाई है ना, जिसको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और बनारस घराने की कला से प्रेरित है। साथ ही बनारसी तबला, कथक नृत्य एवं पूरब घराना संगीत परंपरा से जुड़ा हुआ। और लाल भगवा मिर्च, मतलब उत्तर प्रदेश से क्या क्या है? बनारसी शहनाई, बनारसी तबला, लाल भरवा मिर्च विटामिन से भरपूर, और मेरठ के बिगुल सैन्य परेड में उपयोगी। लेटेस्ट मेरठ के बिगुल अभी हाल फिलहाल में ही दिया गया है। तो मेरठ के बिगुल, लाल भरवा मिर्च, बनारसी तबला और बिस्मिल्लाह खान कहाँ से याद रखने हैं? हमें उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। इसके अलावा कलाड़ी जो है, कलाड़ी पारंपरिक दुग्ध उत्पाद है, दूध से बने हुए उत्पाद है ये।
और ये लचीली बनावट होते हैं, विशेष स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थानीय गाय या भैंस के दूध से बनते हैं। कहाँ के हैं ये? जम्मू कश्मीर के हैं, कलाड़ी। तो ये आपको याद रखने, अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो आपको विशेषता ध्यान रखने। पूर्व एवं दक्षिण भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में जो कन्नड़पिया जो है ना, इसे एक प्रकार की बांस से बनी हुई पारंपरिक चटाई होती है, जो सर्दियों में गर्म एवं गर्मियों में ठंडी रहती है। मतलब सर्दियों में तो ये क्या रहेगी, गर्म, और गर्मियों में क्या रहने वाली है, ठंडी रहती है। कौन? कन्नड़पिया, केरल की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें तो नोलन, बुरेनर संदेश, खजूर के गुड़ और छेना, कमर पुकुर, व्हाइट बोंडे, छाना, बोरा, विष्णुपुर मोतीचूर लड्डू, रागुनी पागल चावल, मालदी निस्तारी सिल्क। तो ये पश्चिम बंगाल से जो थे जीआई टैग, वो ये सारे थे। इसके अलावा मेघालय से भी रंडिया सिल्क, जो प्राकृतिक रंगों वाली है, खासी हैंडलूम, जो स्वदेशी जनजातीय वस्त्र परंपरा से जुड़े हुई है, तो ये मेघालय से आ जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत की बात करें तो जो तेलंगाना है ना, तेलंगाना से वारंगल चपाट मिर्च जो है, जो टमाटर के आकार के लगभग चमकदार लाल मिर्च है, तो वो कहाँ से? तेलंगाना से है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और तमिलनाडु की बात करें तो वरयूर कॉटन साड़ी, काविंद पट्टू नट्टू सकरी, रासायनिक मुक्त गुड़, मतलब रसायनों से मुक्त गुड़ है ना वो, इसको काविंद पट्टू नट्टू सकरी बोलते हैं। तो वरयूर कॉटन साड़ी, और थुयम मल्ली चावल, मोती चावल भी इनको बोलते हैं। और नमक्कल मक्कल पाती रंगल, ये बर्तन का नाम है, एक इसको जीआई टैग मिला है। वहीं अंबा समुद्रम चप्पू सामान, ये पुराने खिलौने हो गए। इनके नाम से आप इसको पता कर सकते हैं कि दक्षिण भारत के ही, जैसे तमिलनाडु से ही होंगे। इसके अलावा सिक्किम में भी है लेपचा वाद्य यंत्र, जिसको तुंग बुंक भी बोलते हैं, 3 तारों वाला वाद्य यंत्र है। इसके अलावा तुंग और पुलिथ भी एक जो है वाद्य यंत्र है, वो सिक्किम से है। तो ये क्या थे? सारे जीआई टैग जो इंपोर्टेंट थे वो थे। और ये भारत के लिए क्यों जिम्मेदार है, मतलब भारत के लिए किस तरीके से इनका महत्व है। तो 44 हमने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पढ़े, जीआई टैग हमने पढ़े अलग अलग, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक विविधता। तो ये भारत में किसको दर्शाते हैं? भारत की भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विविधता को दर्शाते हैं। तो 44 थे, जिनमें एक मिश्रित था, ये याद रखना है। कौन सा था? काजीरंगा। इसके अलावा सैकड़ों जीआई टैग है ना, वो राज्य की अनोखी पहचान है। क्योंकि सरकार एक इनिशिएटिव भी चला रखी है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसका मतलब एक हर जिले में एक प्रोडक्ट को चुनाव करना, उसको जीआई टैग देना, ताकि उसको, मतलब उसके उत्पादन को बढ़ावा मिल सके और उस बात को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, आयात को कम किया जा सके। कानूनी संरक्षण हमने पढ़ाई है जीआई टैग के लिए। 1999 में यूनेस्को कन्वेंशन हो गया। और भविष्य में धरोहर को संरक्षित करने का हमारा कर्तव्य, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। विरासत केवल अतीत नहीं, यह नींव है जिस पर हमारा भविष्य खड़ा हुआ है। तो ये इस स्टेटमेंट के साथ आज का एक कंप्लीट डिस्कशन हो जाता है हमारा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ही किसी इंपोर्टेंट थीम के ही किसी 1 शॉट वीडियो पर, फाइनल रिवीजन पर। तो अभी के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अभी के लिए धन्यवाद।